अब मैं कार्यक्रम में बहुत बहुत आभारी हूँ सुश्री आशा पारिक जी का इतने अच्छे उद्बोधन के लिए और इतनी अच्छी अदाकारा, इतनी अच्छी फिल्म जगत की हमारी अभिनेत्री। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें कहीं और काफ़ी इंस्पायरिंग बातें कहीं, प्रेरणादायी बातें कहीं। हम उनके बहुत आभारी हैं उनके इस उद्बोधन के लिए। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करूंगा आपके उद्बोधन के लिए। मनोज श्रीवास्तव जी हमारे आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, जैसा मैं पहले बता रहा था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। और इनका जो ऑफिस रहता था वो दरबार रहता था लोगों की मदद का। कोई भी इनके ऑफिस में चला जाए उसका काम करने के लिए वो तन मन धन से जुड़ जाते थे। कितनी बार लोग इनको तंग करते थे, बहुत लंबे समय तक ऑफिस बैठना और लोगों की समस्याओं से ऐसे रूबरू हो जाते थे जैसे उनकी अपनी समस्या हो। मैंने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स नहीं देखे। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट फिर मनोज सक्सेना के लिए आप तालियां बजाएं, वो अपने उद्बोधन से हमको कृतार्थ करेंगे। श्री मनोज श्रीवास्तव, आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदरणीय आशा जी, आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति द्वय संजय सक्सेना जी, कुसुम जी, दादा पंत, रघुनंदन शर्मा जी, सभी उपस्थित साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं कहूं कि आज का कार्यक्रम देख के आशा जी कन्विंस हो गई होंगी कि प्यार दीवाना होता है। और लोग कहते हैं, अभी भी गाना भी कोई गा रहा था, उसमें पंक्ति थी कि दीवाने की खातिर तुम कोई इल्ज़ाम न अपने सर लेना। मैं कह सकता हूँ कि दीवाने की खातिर, अपने फ़ैन की खातिर जो है उनका निमंत्रण जो है आशा जी ने सर आँखों पर लिया और आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत। अभी विश्वास सारंग जी जो हैं बोल के गए कि 7 जन्मों का रिश्ता, तो मुझे लग रहा था कि अभी तो आपकी 5 किताबें आई ना प्रेम पर, 7 तो आ ही सकती और वो एक जन्म में। और आप कह भी चुके हैं अभी कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो अभी ये किताबों की श्रृंखला जो है कई जन्मों में बनी रहेगी। वो कहते हैं कि व्हेन अ डॉक्टर मैरीज अ डॉक्टर, द ओनली थिंग दे कांट क्योर इज देयर लव फॉर ईच अदर। तो वही है। और 4 किताबें तो यहाँ लिखी हुई थी, ये 5वीं है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब की सुपर स्पेशलिटी क्या है। मैं इनकी जब पुस्तक पढ़ रहा था तो इनका मैं देख रहा था कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने ये कहा, और अभी आपने पढ़कर भी बताया उसको, कि इस मैं और तुम में मैंने एक ईस्टमैन कलर संबंधों का कैलेडोस्कोप रचने का प्रयास किया है। अब आशा जी तो ऐसी कलाकार रही हैं जो ब्लैक एंड वाइट का युग भी देखी हैं और ईस्टमैन कलर का युग भी उन्हीं के समय में आया। यानी उनकी तीसरी मंजिल हो, उनकी लव इन टोक्यो हो, उनका 2 बदन हो, उपकार हो, आए दिन बहार के, बहुत सी फिल्में ईस्टमैन कलर की फिल्म थी। उस युग में ईस्टमैन कलर ने आकर फिल्म मेकिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। तो प्रेम भी जब जीवन में आता है तो क्रांति तो कर ही देता है। मन में एक उथल पुथल मच जाती है, ब्लैक एंड वाइट चल रहे जीवन में रंगत आ जाती है, एक मेहंदी सी रच जाती है, एक आयामी परिवर्तन हो जाता, पैराडाइम शिफ्ट। आगे की एक कविता है, और वो कविता भी मैंने इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आपकी पुस्तक का नाम है मैं और तुम, उनकी कविता का नाम है तुम और मैं, और उसमें आशा जी की बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुम हो प्रलय हिलोर, तुम हो प्रलय हिलोर, तुम्ही हो घोर प्रभंजन झंझावात, तुम ही हो आलोक स्तंभ, आलोकित कर देती हो रात। मैं छोटी सी तरणी सा तेरी लपेट में बहता हूँ, फिर भी पथदर्शन की आशा से चोटें सारी सहता हूँ। तो संजय जी के जीवन में जब प्रेम आया तो अपने साथ बहुत सी लोरे लाया, बहुत से प्रबंधन और झंझावात भी आए। और इस मामले में मैं अपनी और आपकी जब कहता, पिछली बार मैंने कहा था कि हमारी बहुत समानता है कि आपकी पत्नी भी
ब्राह्मण हैं, मेरी पत्नी भी ब्राह्मण हैं और लेकिन कुछ असमानताएं भी देखी। जैसे आपके यहाँ तो 4 साल तक इनका बोला रहा आपका, और फिर उसके बाद वहाँ पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ रहा। हम लोग इस मामले में लकी रहे इंस्टेंट था हम लोगों का। लेकिन ये जो प्रभंजन और झंझावात आपने झेले, उसी प्रेम में आपको ये आलोक स्तंभ मिला, ये लाइट हाउस मिला। और पददर्शन की आशा जी उन्होंने कुसुम जी से बांध रखी थी, उन पर आशा जी पे फिल्माया हुआ एक गीत है, मांझी चल ओ मांझी चल। उसमें कहा गया था कि आशाओं से नाता जोड़ ले, तो निराशा के बंधन तोड़ दे। तो बहुत से वर्षों की तरफा प्रतीक्षा के बाद 1969 से 1973 के बीच के अबोलेपन के बाद आपने प्रेम से नाता जोड़ ही लिया और निराशा के बंधन को तोड़ ही दिया। मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो आप दोनों जो हैं एक्यूट अफेक्शन और क्रॉनिक कंपैटिबिलिटी के शिकार हो गए यानी ये परफेक्ट जो है एनास्टोमोसिस का मामला है, सीमलेस, वाइटल एंड टाइम टेस्टेड फॉर प्रेशर टेस्टेड फॉर टाइम। यानी कोई वेंट्रिकुलर जो टैकिकार्डिया है वो भी इस नप्शल बाइंड की पल्पिटेशंस का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अकेले मन में 4 सालों तक ख्याली पुलाव पकाने के बाद जब बोलने की स्थिति आई तो संवाद विकसित हुआ, और फिर मैं और तुम की द्विपक्षीयता जो है वो स्थापित हुई, जो बाइलैटरलिटी थी। मैंने मार्टिन बूबर की एक पुस्तक है आई एंड दाऊ, तो बहुत बड़े फिलासफर हैं, तो मैं और तुम, आई एंड दाऊ करके उनकी पुस्तक है। तो उस पुस्तक में उन्होंने 2 रिश्तों की बात की है, आई एंड इट और दूसरा आई एंड दाऊ। तो उसमें वो कहते हैं कि आई और इट रिलेशनशिप में जो है दूसरे को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जबकि मैं और तुम वाला रिश्ता ज़्यादा डायरेक्ट है, ज़्यादा पारस्परिक है, ज़्यादा अंतरंग है, क्योंकि वहाँ तुम कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वहाँ तुम एक ऐसी मौजूदगी है जो मैं की पूर्णता तय करती है। You is not merely an external entity, but a presence that calls for the fullness of I. It is a relation that transcends utility and fosters genuine connection. तो ये मैं और तुम ऐसा रिश्ता है जो उपयोगिता से आगे की चीज़ है, इसमें जेन्युइन कनेक्शन है। इसलिए बूबर जो है इस आई और यू के रिश्ते को सैक्रेड करते हैं, पवित्र, रिवीलिंग द डिवाइन इन द स्पेस बिटवीन। मैं और तुम के बीच में जो स्पेस है वो दिव्य है। और इसलिए आप अपनी इस पुस्तक में कह भी रहे थे, भर दिया है सूनापन, अंतर से मन प्राण उड़े, प्रभु का एक एक शब्द निशब्द ऐसे कानों में आन पड़े। तो मुझे जब मैं उसको पढ़ रहा था इनकी कविता को, तो मुझे इमैनुअल लेवियास की जो है आई और यू के संबंधों की दार्शनिक व्याख्या याद आई कि जब तक मैं स्वयं को परिभाषित करे उसके पहले ही वह तुम के प्रति उत्तरदायी हो चुका होता। मैं किसी भव्य एकांत में नहीं रहता, किसी स्प्लेंडेड आइसोलेशन में, बल्कि तुम के प्रति एक ऑब्लिगेशन में रहता। और वही बात आपने कही कि बस मात्र एक वस्तु पास मेरे, वही हृदय आज तुझ पर अर्पण करता हूँ, तेरा हृदय चांदी तेरा तन सोना, इस रूप गर्विता के मूरत के आगे मैं बोना। यू सेड इट। यानी हीगल और सार्त्र के मैं और तुम के विमर्श की याद दिलाता है कि जिसमें मैं तुमसे रिकॉग्निशन मांगता है, मैं तो मौना हूँ, रिकॉग्निशन मांग रहा हूँ। और एक बड़े डेलिकेट बैलेंस में जो है मैं और तुम डांस करते हैं। मैं को चाहिए होती है स्वायत्तता, और तुम के द्वारा परिभाषित हुए वो रह ही नहीं सकता है, तुम उसकी सरहदें तय करता है। तो तुम एक मिरर है और एक मिस्ट्री भी। तो ये कहते हैं अपनी कविता में, जिसके द्वार पर तूने अलख जगाया वो ही तुझको कभी समझ न पाया। तो ये स्थिति थी। और इसलिए जो है मैं देख रहा था जब आशा जी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मैं इस संग्रह की कई कविताएं पढ़ के देख रहा था कि उस पर उनको पढ़ते हुए मुझे आशा जी पे चित्रित गीत याद आ रहे थे। यानी इस संग्रह की कविता थी काश तुम भी आ जाते, लिखिए आपने।
उसे पढ़ के मुझे आशा जी का वो गीत याद आ रहा था, क्या मजा आता सनम आज फूले से कहीं तुम भी आ जाते। ये कविता है संजय जी को, उस कविता में याद आ रहा है, जहां मेरे जीवन की आशाओं का चांद, अगेन अंडरलाइनिंग द वर्ड, जहां मेरे जीवन की आशाओं का चांद शरद पूर्णिमा सा उज्जवल और पूर्ण चमक रहा। तो मुझे आशा जी पे फिल्माया वो गीत याद आ रहा था, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। संजय जी कह रहे थे कि राह तकते तकते पथरा चली हैं अखियां, प्रिय तुम अब तक न आए। और मुझे वही गीत याद आ रहा था जो अभी इन्होंने सुनाया भी, तेरे बिन सुने नयन हमारे। तो मैं और तुम के बीच में ये जो और है ना, बस यही काबिल गौर है। इसी को ही लेकर जो है आपने जिस तरह से लिखा है, तो उसमें मुझे लगा कि मैं और तुम जो हैं वो सर्वनाम नहीं रह गए। मैं और तुम वो सर्वनाम रहते तो मैं अहंकृति रहता, तुम संबोधन रहता। लेकिन यहाँ तो आपने इन कविताओं के माध्यम से सर्वनाम को संवाद में बदल दिया। और इस संग्रह में और के बड़े रोचक डिटेल्स हैं। और कोई संशय नहीं रह जाए ना, तो हमारे डॉक्टर साहब बाकायदा प्रसंग और संदर्भ भी लिख दिए हैं उसमें। कहते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ रोमांस का वेग भी घटने लगता है। पर इसी संग्रह में एक कविता है जो विवाह की 48वीं वर्षगांठ पर लिखी गई है, कमाल है। और वो बिल्कुल उसी ढब उसी छप की कविता है जो डॉक्टर साहब ने कॉलेज के दिनों में अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी ना, उसी ढब छप की कविता। यानी वार्धक्य ने वृद्धि की है उस संवेग में, पर उसके प्रकटन की शैली जो है वही रखकर डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि दैनंदिन जीवन के यथार्थ की तमाम खुरदुराहटों के बीच भी कुछ तो है कि जिस पर काल की काली खसरनियाँ करती है, कोई जंग कोई धूल असर करती ही नहीं है, और वह चीज़ है प्रेम। उसकी कविताएं आपने लिखी। प्रणाम। मनोज जी का मैं एक ही परिचय दे पाया एज ए ब्यूरोक्रेट। ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं। इनकी एक सुंदर कांड की बहुत अच्छी पुस्तक है जिन्होंने बहुत बारीकी से बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है और बहुत खूबसूरत। वो किताब मेरे घर पे डॉक्टर संजय कभी लेकर कहीं से आए, मुझसे कहने लगे, अनिल यार ये कोई IAS ऑफिसर है। तब ये जानते नहीं थे आलोक जी को, मनोज श्रीवास्तव जी को। यार ये कोई IAS ऑफिसर है, तुम जानते हो, कुछ परिचय कराओ यार, इसने तो गजब लिख रखा है। सुंदरकांड का कितना बारीक एनालिसिस और विश्लेषण किया है। तो वो मार्वलस बुक है, हमारी लाइब्रेरी में बहुत साल पहले आ गई थी। जब ये छपी होगी तब डॉक्टर साहब ले आए थे। डॉक्टर साहब को शौक है ही पढ़ने का, तब ये चर्चा करते थे उस किताब की। फिर मैंने बताया वो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको कभी मिलाऊंगा, लेकिन मुझको दिल्ली रहता था तो वो मुलाकात हो नहीं पाई। खैर वो हिंदी भवन में जब दोनों साथ साथ एक ही संस्था में जुड़ गए तो उनसे दोस्ती हुई, और फिर दोनों का विषय चूँकि एक ही रहा है। और मनोज बहुत ही वेल रेड पर्सन हैं। मनोज श्रीवास्तव जी बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बहुत विस्तार और बहुत सूक्ष्मता से जाते हैं, बहुत गहनता से चीज़ों को अध्ययन करते हैं। तो हम उनके बहुत अच्छे फलसफा नुमा उद्बोधन के लिए बहुत आभारी हैं।